घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं इतना ऊपर खड़ा था कि ऊपर से सब कुछ छोटे छोटे से दिख रहे थे। मैंने अपना वो सपना भी पूरा कर दिया सर, जिसको मैंने बचपन से सोचा था। कितने साल का आपको अनुभव हो गया इसमें? 18 साल का। 18 साल। पैराग्लाइडर भी बोलते हैं इसको, पैराग्लाइडर विंग है ये, और ये है सिंगल पैसेंजर पैरामोटर, जो दुनिया का सबसे छोटा ग्लाइडर होगा। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से मैं इंडिया में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना चाहता हूँ। आपातकालीन स्थितियाँ, बाढ़ आ जाना, आग लग जाने, ऐसी चीज़ों में ऐसे लोगों को अगर बाहर निकाल, वो डिवाइस क्या करेगा कि धुएं को लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी उस धुएं को एक ठोस चीज़ में बदल देगा। नहीं मिलेगी तो डिवाइस चेंज, और कर दिया डिवाइस चेंज, बना दिया पैरामोटर। अब ऐसी चीज़ बना दी जिसको उड़ने के लिए जगह नहीं चाहिए होती, सिर्फ हवा चाहिए होती है। हवा अपने पास में खूब है, मालिक की मेहरबानी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। जैसा कि आपने अभी भी सुना होगा कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और वो चांद पर जाकर पानी की खोज कर रहा है। तो सबसे पहले जो अंतरिक्ष में चांद तक जाने की बात हुई, उससे पहले आकाश में उड़ने की भी बात हुई होगी। इसी प्रकार के इन्वेंशन, जैसे हवाई जहाज बना, हेलीकॉप्टर बना, आप देखते हो कि ड्रोन उड़ता है और वहाँ से शूटिंग वगैरह होती है। इसी प्रकार से एक ऐसी डिवाइस जिसको पैराग्लाइडर कहते हैं, इस प्रकार की डिवाइस और हवा में उड़ने का बचपन से सपना रखने वाले आपके देवनगरी सिरोही से शिवगंज तहसील के केसरपुरा गांव की एक शख्सियत है, जिन्होंने बचपन में सपना देखा कि मुझे हवा में उड़ना है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कारनामा किया, और आज हम उनसे ही मिलना है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है हिम्मतराज मीणा। नमस्कार। नमस्कार सर। वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि मुझे इस प्रकार की डिवाइस बनानी है? देखिए, जब से मैं छोटा था और अपने घर पे बाहर खुले आंगन में सोता था, ऊपर मैं ग्लाइडर जैसे पक्षियों को उड़ते देखता था, तो उनको देखकर मुझे भी फील होता था कि एक बार मुझे भी आसमान में जाना है। तो मेरे अंदर बचपन से ही कुछ जिद को लेकर ऐसा रहा है मामला कि मैं अपनी हर जिद पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इन तमाम कोशिशों को देखते हुए फिर बचपन से मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करता रहा, उड़ने वाले खिलौने बनाए, कई सारे ऐसे डिवाइस बनाए, और कुछ ऐसे हवा में चलने वाली और भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। कुछ खिलौने बना के बेचे भी है मार्केट में जब मैं बड़ा हो गया। पर मैंने बचपन से सोचा था कि पैराशूट्स एंड हवाई जहाज़ और इससे रिलेटेड मैं चीज़ें बनाऊंगा। तो शुरुआत में कम पूंजी होने की वजह से हमने शुरुआत भी ऐसे छोटे इन्वेंशनों से की, जो जिसमें कम खर्च आए और उड़ान बहुत अच्छी हो, सफलतापूर्वक हो, कम रफ्तार में हो, धीरे धीरे हम पायलट बन जाए, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के लिए भी इतना पैसा हमारे पास में था नहीं जितना होना चाहिए। तो हमने सोचा कि खुद ही ट्रेन हो जाए और ऐसी चीज़ें बनाएं जिनको हम उड़ा सके। तो उड़ने के एग्जैक्ट अभी की हम बात करें हिम्मत जी, तो आपने लगभग कल परसों या थोड़े ही दिनों में आपने सुन्ना माता गए थे और वहाँ से आपने कुछ उड़ाया था। जो कौन सा डिवाइस था, ये क्या है? देखिए, इसको हम पैराग्लाइडर भी बोलते हैं इसको, पैराग्लाइडर विंग है ये, और ये है सिंगल पैसेंजर पैरामोटर। ऐसे विंग हैं जो ये आपातकालीन स्थितियों में काम आने वाले पॉकेट डिवाइस है। हम इसको पॉकेट डिवाइस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका वजन 1.5 किलो का है, और इतना कम वजन होने के साथ में एक छोटे से पॉकेट में ये रहता है। हम इसको अपनी किसी भी स्थिति में अपने साथ में रख सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है वगैरह। विशेष तौर से हमने इसका डिज़ाइन इंडियन आर्मी के लिए देखा था। तो हमने देखा था कि जो ग्लेशियर पे ड्यूटी करते हैं या फिर जो हिल पे ड्यूटी करते हैं, जो टॉप पे ड्यूटी करते हैं, ऐसे आर्मर्ड जो वहाँ पर रोज़ाना आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सैनिक घायल हो जाते हैं तो उनको अपने साथ में एक बार एकाएक उस हालत में लेकर वहाँ से रवाना हो जाना, या फिर वहाँ से उनको सेफ्टी दूसरी जगह तक पहुँचा देना, एक सेफ कैंप तक। तो उसके लिए एक ऐसा डिवाइस जो कि ना बजे, ना पता चले कि कोई यहाँ से निकला भी है या अपने ऊपर से होके भी कोई निकला है या पास से होके कोई निकला है, जिसका एग्जैक्ट पता ना चल सके, ऐसा डिवाइस मुझे पैराग्लाइडर लगा, जिसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती नीचे के ऊपर कोई उड़ भी रहा है। तो हमने बनाया सबसे पहले पैराग्लाइडर, और हम गए सुंदा माता, और इससे पहले 1 महीने पहले इसकी कई सारी टेस्टिंग भी करी है, और मैंने इसको कई बार उड़ाया। पहले मैंने खुद प्रैक्टिस करा हूँ, और प्रैक्टिस करने के बाद जब मुझे उसके सारे मोमेंटम पता चले कि हाउ टू फ्लाइंग दिस ग्लाइडर, तो उसके बाद में मैं उसको लेकर गया सुंदा माता। और सुंदा माता में एक बहुत बड़ा धोरा आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा टॉप हाइट पर है, मेरे ख्याल से होगा करीबन 200 मीटर के हाइट पर। तो इतने ऊपर से छलांग लगाना, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयर टाइम रहता है, करीबन 2-2.5 महीने तक लगातार उड़ा भी हूँ मैं। इतना ऊपर उड़ने के बाद में मैंने उसके ऊपर सारी चेकिंग भी करी, और सफलतापूर्वक मैंने वापस लैंडिंग भी करी है, जो कि आप वीडियो में देखोगे। बहुत अच्छा उड़ा, और मुझे उस सफ़र का बहुत आनंद भी आया, और मेरी आत्मा को शांति भी मिली कि मैंने अपना वो सपना भी पूरा कर दिया सर, जिसको मैंने बचपन से सोचा था। अब ये सपना ही बिज़नेस बनेगा,
देश का नाम करेगा, देश को सुविधा देगा, आम जनता को भी सुविधा देगा, क्योंकि इसका उपयोग बहुमूल्य है, बहुउपयोगी ये चीज़ है। उनके उपयोग के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते थोड़ा पीछे चलते हैं और आपके जीवन में वो शुरुआत, वो कौन सा पीक पॉइंट था जब आप स्कूली शिक्षा की बात है, आपकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? सर मेरी स्कूली पढ़ाई गांव केशवपुरा से ही हुई है। केशवपुरा से 10th करने के बाद मैं 11 के लिए शिवगंज हायर सेकेंडरी स्कूल गया था। वहाँ से 11th करने के दौरान मुझे यूँ लगा कि मुझे पढ़ाई में कोई खास विशेष इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि मुझे अपने सपने बहुत सता रहे थे, रातों को सोने नहीं दे रहे थे कि मुझे साइंटिस्ट बनना है और मैं 12th करूँगा और फिर BA करूँगा, उसके बाद में कई सारी डिग्रीज़ करूँगा, पर मुझसे इतना सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इतने वर्ष निकालूँ। फिर भी काफ़ी समय हो गया, मैंने 11th के रनिंग में स्कूल छोड़ दी थी। उसके बाद में मैं गैरेज मैकेनिक बना। मैकेनिक बनने के बाद इंजन से संबंधित सारी जानकारियाँ ली। इंजन से रिलेटेड जानकारी लेने के बाद में मैं फिर एरोमेटिक सब्जेक्ट पर रिसर्च करने लगा कि उड़ने वाली चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में, और किस तरीके से ये काम कर सकती है और इसको हम किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 11th में ही आपको उस वक्त लग गया था कि मुझे अभी आगे की ये शिक्षा नहीं लेनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, ऐसा? मैं अपना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 11th में स्कूल छोड़ा था तो मेरे लिए वो ठीक था, क्योंकि मुझे काफ़ी रिसर्च भी करने थे जिसमें बहुत ज़्यादा समय और पैसा दोनों लगते हैं। तो इस फील्ड में मेरे पास ना तो पैसा था, पिताजी कर्मचारी थे चतुर्थ श्रेणी, तो इतना उनका पेमेंट था नहीं कि वो हमारी इतनी अच्छी ग्रेजुएशन करवा सके, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पढ़ाई में करीबन 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। और इस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि 55 लाख रुपए तो इसकी ट्रेनिंग का ही आ जाता है। फिर उसके अलावा उसको सीखने जाने के लिए पहले, अभी तो भारत में भी चालू हो गया, पहले सीखने मतलब क्या सीखने जाने के लिए, मैं समझा नहीं। कि एरोमेटिक सब्जेक्ट क्या है, चीज़ें कैसे उड़ती है और ये वर्क कैसे करती है। आपने पहला आविष्कार क्या किया था? शुरुआत में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैंने एक वुडन खटोला बनाया था। स्कूल में विज्ञान मेला लगा हुआ था, तो टीचर्स ने कहा कि ऐसा कुछ बनाना है जिससे अपने भी स्कूल का कोई प्रसारण हो। तो मैं घर पे गया, स्कूल से कुछ थर्माकोल वगैरह लिए, घर से कुछ, पापा इलेक्ट्रॉनिक का काम करते तो मेरे को मोटर वगैरह तो मिल जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वगैरह। तो उनका इन्वेंशन कर रहा था, एक छोटा सा रेलगाड़ी था, 3-4 फीट का था, जो कि एक धागे पे चलता था, यानी ज़मीन पर नहीं, वो रेलगाड़ी हवा में चलता था, एक तरीके से लिफ्ट या क्रेन का काम करता था वो। तो बहुत अच्छा था और रिमोट से चलता था। यानी मैंने उसका डिज़ाइन करने का कारण था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर अगर सामान पहुंचाना है तो आम तौर से जो लिफ्ट लगी हुई है वो पहले सामान को नीचे ले जाती है, फिर नीचे से किसी व्हीकल से उस बिल्डिंग तक पहुंचाती है, फिर वो बिल्डिंग उस लिफ्ट से वापस उसकी टॉप पे पहुंचाती है, यानी यू सर्कल होता है जो काफ़ी लॉन्ग होता है। मैंने सोचा कि इसको सीधा कर ले, अगर डायरेक्ट इस जगह से इस जगह पर सामान पहुँचाना हो तो इस लिफ्ट से पहुँचा सकते हैं, जिसको आजकल जीप लाइन के नाम से कहते हैं। तो ये भी बात बहुत पुरानी है, उसमें मैं 8वीं क्लास में था, तब सिरोही ज़िले में फर्स्ट आया था मैं इस सब्जेक्ट को लेकर। आप 8th क्लास में थे उस वक्त? हमारे टीचर। उसके बाद में और ऐसा कौन सा पल था या कौन सा ऐसा डिवाइस था जो आप बनाते गए और फिर ये सिलसिला चलता रहा? फिर मेरे मैकेनिकल जीवन में जब मैं मैकेनिक हुआ करता था तब मैंने एंटी पंचर लॉकर को लेकर एक प्रोडक्ट बनाया था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि राजस्थान का तापमान गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है, आजकल तो 40-42 रहता है, उस समय 38 के आसपास रहेगा। जब मैंने एक एंटी पंचर लॉकर बनाया था, वो एंटी पंचर लॉकर एक लिक्विड होता था, उस लिक्विड को हम एक टायर में अंदर डालते थे, जो ट्यूबलेस टायर होते हैं आमतौर पे हम उसके अंदर ही डालते थे। तो वो लिक्विड क्या करता था कि टायर को ठंडा रखता था, जिससे टायर स्ट्रॉन्ग रहता था। और दूसरा ये कि उसको वो अगर पंक्चर हो जाए, मान लो अपन ने उसके अंदर कील घुसा दी, फिर कील को वापस निकाल दिया, तो जहाँ पर होल होता था टायर का, उस जगह पर वो केमिकल घुस के उस जगह को फिट कर देता, कंप्रेस कर देता था। मतलब ऑटोमेटिक ही जो पंचर वाली जगह है वो मतलब वो सील हो जाती थी, वो ऑटोमेटिक सीलेंट था, यानी आपका टायर पंचर होगा ही नहीं। तो एंटी पंचर लॉकर के नाम से एंटी पंचर लॉकर, यानी पंचर को मारने वाला ऑटोमेटिक, ऐसा हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा और मार्केट में बहुत अच्छा चला वो। तो आपने खुद ही बनाया था वो? हाँ, लगातार 8 महीने की कड़ी मशक्क़त, लाख रुपए के आसपास उसके रिसर्च में खर्चा भी आया था। अलग अलग कई सारे केमिकल्स थे हमारे पास में, पर उसमें से हमने एक लॉन्च किया था। मार्केट में उसका अच्छा रिवैल्यूशंस भी रहा, आज भी उसकी अच्छी रिवैल्यूशंस हैं। पर आजकल साइंटिफिकल्स मूवमेंट में एरोमेटिक सब्जेक्ट में इतना कम वक्त मिलने की वजह से उन चीज़ों को कम कर पाता हूँ। नहीं कर पाते हो, मतलब बहुत कम कर पाते हो। उसके अलावा और कोई ऐसा डिवाइस जो आपने बनाया हो? देखो, उसके अलावा मेरे टोटल 13 रिसर्च हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं
और एक बार मैंने पॉल्यूशन फ्री को मद्देनज़र रखते हुए भी एक डिवाइस के बारे में सोचा था, जिस पर मैंने रिसर्च किया था और वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी है, लेकिन उस पर मैंने इन्वेस्ट किया नहीं है अभी तक। तो अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो सामने भी होता कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो ऊपर फैक्ट्री के ऊपर धुआं निकलता है ना, जो चिमनी वगैरह जो कहते हैं वो, हाँ, जो चिमनी वगैरह, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे रिको इंडस्ट्री एरिया पड़ता है केशवपुरा के पास में, तो सर्दियों के मौसम में जब विंड इस साइड का होता है तो यहाँ तक मैं देखता हूँ केशवपुरा तक उसका धुआं आता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिवल है क्योंकि कई सारी तेल की फैक्ट्रियाँ वगैरह। नहीं तो उसका क्या समाधान है? वो तो वहाँ पर अगर फैक्ट्री में वर्क चलेगा तो धुआं तो निकलना ही है। तो जो धुआं निकलेगा उसके ऊपर हम एक डिवाइस लगाएंगे। वो डिवाइस क्या करेगा कि धुएं को लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी उस धुएं को एक ठोस चीज़ में बदल देगा या फिर लिक्विड में बदल देगा, यानी कुल मिला के उसको ले लेगा वो, और उसको छान के उसमें से धुआं सारा ले लेगा, गर्म हवा सिर्फ बाहर चली जाएगी। तो ऐसा और कभी हुआ है या आपने कभी सुना, पढ़ा या देखा? नहीं, मैंने तो इसके बारे में सुना नहीं है, पर मैंने इसके बारे में सोचा था और मैंने एक छोटे मॉडल पे इसको टेस्ट भी किया था जो सफल रहा था। उसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ें बनाने का सोचा और बनाई? देखिए, उसके अलावा हमारे काम में आने वाली चीज़ें जैसे व्हील अलाइनमेंट की मशीनें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती है, 8-10 लाख। क्या ये व्हील अलाइनमेंट क्या होता है? गाड़ियों का जो चारों टायर होते हैं उनमें क्या अनबैलेंसिंग हो जाती है, उसके अंदर नीचे सिस्टम लगा हुआ होता है, तो उसको सेटअप करना होता है बाय कंप्यूटर। तो हमने एक ऐसा मशीन सेट करा था जो लेज़र लाइट से चलता था, और वो विदाउट कंप्यूटर उस सिस्टम को बता देता था जो कंप्यूटर से बताते थे। जो सिस्टम कंप्यूटर बताता है उसी सिस्टम को वो विदाउट कंप्यूटर लेज़र लाइट बता देता था रीडिंग में। तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, हम उसका यूज़ भी करते थे। वो है, फिर बच्चों के उड़ने वाले खिलौने हैं जो कम कॉस्ट के हैं, और टायर में डालने वाले ऐसे बेल्ट जो अंदर चिपका दे तो उससे पंक्चर ना हो, उससे टायर से रिलेटेड उसके लिक्विड हैं, टायर में हवा भरने के लिक्विड है, एंड टायर के पंक्चर निकालने के कुछ डिवाइस हमने लॉन्च किए थे जो कि बहुत छोटे पंक्चर को छोटे में ही निकाल देता है। आजकल क्या होता है कि अपने यहाँ पे छोटे पंक्चर को बड़ा कर देते हैं, वो छोटा पंक्चर छोटा ही रहता है, टायर ख़राब ना हो। तो मतलब बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें ही बनाते थे जो हमारे आमतौर से काम आए। और अभी आप ये पैराग्लाइडिंग और इन पर सारा कुछ काम करते हैं कि उड़ने वाली चीज़ें बनाई जाए जिसमें कोई इंसान भी अपनी यात्रा कर सके, और ये सारी कुछ इनके बारे में आप बना रहे हो। इससे पहले, थोड़े समय पहले की अगर देखें तो एक आपका जो न्यूज़ वायरल हुआ था उसमें कुछ पीछे से ऐसे कोई उड़ने वाली कोई डिवाइस थी, कोई मोटर लगा हुआ था, कोई पंखा भी बना हुआ था। वो किस प्रकार का डिवाइस था और उसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली और क्या समस्या आई? मिनी ट्राइब के नाम से बोलते हैं उसको, हैंग ग्लाइडर रहता है, एक पतंग नुमा एक ग्लाइडर है, वो भी ग्लाइडर ही है, पतंग नुमा ढांचा है, हवाई जहाज़ का एक पार्ट है। तो वो ग्लाइडर भी हवा में उड़ता है, उसके नीचे हमने एक इंजन सेट करा था ताकि वो लगातार उड़ता रहे। अब जो इंजन हमने उसके नीचे 100 सीसी का सेट कर रखा था, उसको भागने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए होती थी। उसके लिए हमको ऐसी पर्याप्त जगह मिली नहीं, क्योंकि मुझे को करीबन 500 मीटर तक की दायरा चाहिए था। 500 मीटर के दायरे में वो फ्लाइंग हो सकता था और लैंडिंग भी हो सकता था। कुछ ऐसी छोटी जगह थी जहाँ से वो फ्लाई हो सकता था पर लैंड नहीं हो सकता था। मैं क्या रिस्क नहीं लेना चाहता था, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे पता है, जब मेरे को पता है कि वापस यहाँ पे लैंड नहीं करेगा तो मैंने उड़ाया ही नहीं। तो आज भी वो डिवाइस पड़ा है, ओके, आज भी उड़ सकता है। अगर मैं उसको एयरपोर्ट पे लेके जाऊँ तो वहाँ से उड़ सकता है। तो आपको परमिशन नहीं मिली या क्या समस्या आई कि उसको आप एयरपोर्ट नहीं ले पाए? कलेक्टर साहब के पास में गया था मैं इस बात को लेकर। मैं यहाँ के लोकल लोगों से भी मिला तो सब ने मेरे को एक ही बात करी कि आपको कलेक्टर साहब के पास में जाना चाहिए और उन्हीं से परमिशन लेनी चाहिए, ये उनके ही हैंड ओवर में है। सिरोही जिला कलेक्टर? जी, सिरोही जिला कलेक्टर। मैं उनसे मिला 2-4 बार, उन्होंने कहा कि परमिशन आनी है। तो उस वक्त परमिशन नहीं मिली तो उसके बाद में आपने क्या सोचा? वो काम आपने रोक दिया या नए प्रोजेक्ट पे आपने शुरुआत की? आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए लगातार अगर मैं उस प्रोजेक्ट पर रहता तो आर्थिक स्थिति और ज़्यादा डाउन हो जाती। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को जगह नहीं मिल रही है तो मेरे को प्रोजेक्ट बदल देना चाहिए। तो आप कितना समय उसमें लगा उसको बनाने में और वो सारा कुछ? उसको बनाने में मुझे लगभग 8-9 महीने लग गए थे। 8-9 महीने के बाद में काम करना और फिर उसमें ऐसी रुकावट आना, उस वक्त आप हताश तो जरूर हुओगे। वो पल आपने कैसे उसको मतलब क्या सोचा, क्या समझा, वो हिम्मत कैसे रही आपके अंदर? देखो, हिम्मत थी मेरे अंदर क्योंकि मेरे को बचपन से वही लगता है कि हिम्मत काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैंने क्या सोचा था कि मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि मेरे को उड़ने की परमिशन नहीं मिली, तो मेरे क्या प्रोडक्ट बेस पर मैं बिज़नेस भी करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग पहले से मेरे को जानते भी हैं। तो अगर वो नहीं उड़ेगा तो एक नेगेटिव विचार फैलेगा सामाजिक तौर पे देखे या फिर एक गांव के तौर पे देखे। तो मैं सोच रहा था कि उस चीज़ को मुझे करके दिखाना है। अगर मैंने जो मोटिवेशन दिया है
मैंने उस मोटिवेशन को वापस नेगेटिव में नहीं बदलना था, मुझे उसको पॉजिटिविटी देनी थी। तो फिर मैंने हैंग ग्लाइडर को छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत घुमा हूँ मैं ज़मीन देखने के लिए, पर ऐसी पर्याप्त ज़मीन मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि डिवाइस चेंज कर देते हैं। अब जगह नहीं मिलेगी तो डिवाइस चेंज, और कर दिया डिवाइस चेंज, बना दिया पैरामोटर। अब ऐसी चीज़ बना दी जिसको उड़ने के लिए जगह नहीं चाहिए होती, सिर्फ हवा चाहिए होती है। हवा अपने पास में खूब है, मालिक की मेहरबानी से उड़ गए। मतलब ऊंचाई चाहिए, उस ऊंचाई से अपन नीचे की ओर ऐसे उड़ सकते हैं ऐसा? उससे नीचे से भी उड़ सकते हैं, ऊपर से भी उड़ सकते हैं। नीचे से कैसे उड़ सकते हैं ये मैं समझा नहीं। अभी नीचे से उड़ने के लिए मैं एक इलेक्ट्रिक इंजन लॉन्च करूँगा कुछ ही दिनों में। वो इंजन क्या करता है कि कमर के पीछे लगता है, उसको बैक पैक बोलते हैं। वो बैग में एक पैक रहता है, एक डिवाइस रहता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इंडिया में जो यूज़ हो रहे हैं वो फ्यूल डिवाइस है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका वजन भी मात्र 5 से 6 किलो का रहेगा, लिथियम बैटरी की वजह से। वो डिवाइस क्या करेगा कि आप अगर कहीं भी एक खुली जगह पे खड़े हो, आप अपने घर के आंगन में खड़े हो, राइट है, अगर आपका आंगन इतना बड़ा है कि आप थोड़ा सा सर पे से 3-4 कदम भाग सको, बस इतना सा ही उसको थ्रस्ट चाहिए होता है, और फिर वो चीज़ हवा में उड़ जाएगी। इंजन ऑन, वो पीछे से प्रेशर करेगा और तेज़ दबाव की वजह से वो चीज़ हवा में उड़ जाती है। ग्लाइडर क्या इतना हल्का कपड़ा है, 1.5 किलो का, तो हवा इसको बनाए रखती है हवा में। तो ये क्या बना रहता है, एक दबाव बना रहता है। हमको ऐसा फील होता है कि वो हमको उठा रहा है। इस ग्लाइडर का सरफेस मैंने 20 मीटर्स रखा है, यानी ये 30 किलो का वजन लेकर ही खड़ा रहता है। अगर आप नॉर्मल हवा में इसको खोलेंगे तो ये 30 किलो का खिंचाव रखता है अपने साथ में। मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है तो मेरे को ये उड़ा नहीं सकता उस समय, और उसको उड़ाने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए मेरे पास में हैंडल रहता है, नायलॉन हैंडल, हाथ में रस्सियाँ होती है ऐसी। तो वो उनको क्या हम डाउन करते हैं तो ग्लाइडर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और हम तुरंत उड़ जाते हैं। और लगातार उड़ने के लिए हमको बैकपैक में एक इंजन चाहिए होता है, जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ, जो नीचे से लगातार काफ़ी समय तक उड़ता ही रहे। और लगातार अगर फ़िलहाल विदाउट इंजन उड़ना है, अपन को 5-7 किलो साथ में एक्स्ट्रा वजन नहीं चाहिए और फिर भी उड़ना है, तो आप कहीं हिल पे जा सकते हैं, टॉप पे जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कुल्लू मनाली में इस चीज़ का उपयोग होता है एडवेंचर पॉइंट पर। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर 1000 मीटर की हाइट पर होते हैं तो ये 12,000 मीटर तक ग्लाइड कर सकता है, एक स्टेप से 12 स्टेप तक दूर जा सकता है। तो ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है कि अगर ये हवा में 1000 मीटर की हाइट पर है, यानी मैं किसी बड़े धरोहर पे खड़ा हूँ, चट्टान पे खड़ा हूँ, तो वहाँ से उससे जितना मैं हाइट पर हूँ उससे 12 गुना दूर जा सकता हूँ, तो और विदाउट साउंड। ये सारी कुछ बातें अगर मैं सुन रहा हूँ तो मुझे क्या सरप्राइजिंग लग रही है कि ये सारे कुछ चीज़ें होना, और आंगन से भी आप उड़ने की जो बात बता रहे हैं, या फिर ऐसे उड़ना, बार बार ये चीज़ें उड़ने की जो सपने की तरह ही लगती है। और शुरुआत में दर्शकों आप सभी को भी पता है कि नामुमकिन सी चीज़ें कि कैसे ये पॉसिबल हो सका और क्या चीज़ें। तो इस स्थिति में आपको आपके परिवार वाले, आस पड़ोस वाले, बहुत से लोगों ने रोका भी होगा, समझाया भी होगा कि यार ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ, क्योंकि ये माहौल नहीं है इस प्रकार का यहाँ पर। और तो फिर उस स्थिति में आप कैसे सभी को हैंडल करते हैं? देखो 100 में से 99% तो लोग यही कहेंगे कि यार ये चीज़ नहीं बनानी चाहिए, कभी मौत हो जाएगी, मर जाओगे, ऊपर से गिर जाओगे, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। होता क्या है ना दरअसल कि अगर हम बाइक या कार बनाएं तो प्रैक्टिकली हम उसकी जांच कर सकते हैं। मान लो एक कार बना दी, चलाते वक्त अपन ठीक से नहीं बनाई तो वो ख़राब हो गई, तो रास्ते में रोक दिया साइड में, फिर उसको रिपेयर किया, फिर चलाया। लेकिन ग्लाइडर में ऐसा नहीं होता, ये काल्पनिक विज्ञान है। आप अगर ऊपर से उड़े हैं, आप हवा में हैं, आप ग्लाइड कर रहे हैं, उस समय अगर कुछ ख़राब हो जाए तो आप साइड में थोड़ी रोकोगे, फिर तो आपकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, हो सकता है आपकी मौत हो जाए। तो ये काल्पनिक विज्ञान है, ख्यालों में रहना पड़ता है, कल्पनाओं में रहना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में सोचना समझना पड़ता है, पूरे माइंड को एकदम फ्रेश रख कर फिर इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत गौरता से, बहुत सीरियसलिटी से समझना होता है। इसकी टेस्टिंग करने के लिए भी हमको खुद को उड़ना होता है। हम खुद उड़ेंगे नहीं तो पता कैसे कर पाएंगे कि ये किस तरीके से उड़ रहा है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना अच्छा टर्न ले रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितने नीचे जा रहा है, कितना अच्छे तरीके से हैंडल हो रहा है। ये तो सब उड़ा के अपन को ही चेक करना पड़ेगा। परीक्षण के तौर पे नीचे अगर कोई चीज़ हम वेट लगाएं और फिर इसको ग्लाइड करवाएं तो अपन को समझ में आएगा नहीं कि किस प्रकार से चल रहा है। तो हमें खुद ही ग्लाइड करना होता है, कल्पनाओं में जाते हैं, फिर इन सब चीज़ों को सोचते हैं, फिर एक छोटे स्टेप से उड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे 1-2 बार इस मैटर पे मैं घायल भी हो चुका हूँ। वैसे मैं दूसरे काफ़ी जितने भी यंग बॉय हैं उनको मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ों पे अगर कभी रिसर्च करें, जो हरकत मैंने करी है वैसे अगर वो करने की कोशिश करें, तो अगर लोकल एरिया के होंगे तो आपका भाई बैठा है, पूछ लेना, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजर होती हैं।
इसमें हाथ पैर टूटना, इसमें प्रशासन वगैरह भी आपको अगर रोकता है या ऐसी कोई जानकारी उनको मिलती है तो वो कभी ऐसा दबाव आया आपके ऊपर? देखो प्रशासनिक तो दबाव नहीं आया। प्रशासन जानते हैं क्योंकि मैंने जब कलेक्टर साहब से परमिशन ली थी, ये वीडियो जो वायरल हुआ था, प्रशासन को भी पता है। तो मैं जहाँ से ग्लाइड करता हूँ, जहाँ से ट्रेनिंग लेता हूँ, वो जगह भी सेफ़ होती है, तो मेरे को कोई जनहानि ना हो, तो उसके लिए मैं पहले से सब कुछ सेफ रखता हूँ। लेकिन ये जरूर सूचना है कि ऐसा और कोई प्रयास ना करे, क्योंकि प्रॉपर जानकारी के लिए और पिछले लगभग कई वर्षों का अनुभव है। कितने साल का आपको अनुभव हो गया इसमें? 18 साल का। 18 साल इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और ये तो पैराग्लाइडिंग का आपने ये कितना अनुभव हुआ आपको? पैराग्लाइडिंग का तो अभी मेरा कंप्लीट हो गया, ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी। मेरी खुद की ट्रेनिंग थी और मैं खुद ही एडवाइज़र था, तो इसका तो अभी कंप्लीट हो गया। और काफ़ी नहीं तो ये पढ़ते कहाँ से हो आप, ये सारे कुछ सीधे सीखते कैसे हो, वो भी एक सोचने की बात है। अब जैसे देखें तो मैं जिस फील्ड से हूँ वो है जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म के बारे में मुझे पढ़ना था, तो ऐसे लोगों से मिला, उस माहौल में गया, या शहर छोड़कर दूसरे शहर से मैं सीखने लगा उसके बारे में। तो आपने बिना शहर छोड़े भी ये सारी कुछ चीज़ें कैसे सीखी? इनकी क्षमताओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये चीज़ कितनी क्षमता पर उड़ती है और उसकी क्षमताएँ क्या क्या है, तो उस पर हम पहले मॉडल बनाते हैं। जैसे पैराशूट, तो हम एक छोटा सा पैराशूट लेंगे, वो जितना उसका साइज़ छोटा है उतना ही उसको हल्का बना देंगे, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उस मॉडल को हम वर्क करवाते हैं। फिर उसमें अगर कहीं गड़बड़ रहती है या फिर वो ठीक से फ्लाई नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे के विशेष कारण जानते हैं। और रात्रि के समय ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, रात को ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, एकदम शांत माहौल होता है, रात को भी हम परीक्षण करते हैं, तो उन चीज़ों को ठीक से समझते हैं, नोटिस करते हैं। फिर वो चीज़ जब ठीक से अगर काम करती है तो उसके साथ में हम कई सारी हरकतें करवाते हैं जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर वो ना हो तो भी हम उसकी जांच करते हैं। मतलब कंप्लीटली हम जितने भी शक के दायरे हैं वो सारे उसके चेक करते हैं। उसके बाद में उसी मॉडल के हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है। फिर समय के संबंधित उसको हम तैयार भी कर देते हैं। जैसे बचपन में और स्कूल में सारे दर्शक भी है, स्कूल में गए और एक पेपर से वो प्लान बनाया, ऐसा कभी बनाकर आपने उड़ाया? बच्चे प्लेन बनाते थे, उस समय मैं भी पैराशूट ही बनाता था। मैं क्या करता था कि खिलौने पैराशूट होते थे मेरे, खिलौने पैराशूट, और पॉलीथीन की जो थैली होती है उसको विशेष प्रकार से काट कर 90 डिग्री स्टैंडलिबिलिटी वाला ग्लाइडर, जो उस समय मेरे को पता नहीं था कि स्टैंडली ग्लाइडर है, स्टैंडली ग्लाइडर जो एक जगह से नीचे उतर सकता है, जैसे हवाई जहाज़ों में से वगैरह छलांग लगाते हैं, वो ग्लाइडर में बनाता था बचपन में, छोटे छोटे पॉलीथीन के। वो इतना पतला होता था कि उड़ जाता था। मुझे पता है कि कितनी थिक्वेंसी उसको देनी है और कितना वेट लिफ्ट अप उससे करवाना है। तो ऐसे खिलौने में उनको समेट के न फिर किसी रॉकेट के ज़रिए वगैरह, जैसे आप दिवाली को रॉकेट देख सकते हैं, उसके ऊपर में उस आपके साथी है जो साथ में इसी में कार्य में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिकंदर, उन्होंने बताया था कि हमारे पटाखे की दुकान थी तो वहाँ से भी सिकंदर भाई लेकर जाते थे और कुछ करते थे। हाँ, हम साथ में इन चीज़ों पे काफ़ी हरकत करते थे। जो पटाखे थे उनके रॉकेट बना देते थे, रॉकेटों के पटाखे बनाते थे। बड़ा मज़ा आता था हमें जिन चीज़ों को करके। तो लोगों को भी परेशान तो किया होगा आपने? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। एक बार क्या हुआ ना, एक इतनी बड़ी पतंग बनाई, उसके अंदर मैंने एक कोशिश करी कि अगर छोटा सा विस्फोटक डाल दिया जाए, एक नॉर्मल एक पटाखे का विस्फोटक, उसमें बचपन में हमारे लिए वो विस्फोटक ही था तो पटाखे का ही बारूद, उसके साथ में विशेष हरकत करी थी। और पतंग बड़ी थी, अब मैं उसको फोड़ूँ तो फोड़ूँ कहाँ। मैंने सोचा गांव में फोड़ूंगा तो पिताजी डांटेंगे, और सारे गांव को पता था कि ऐसी हरकतें यही करता है। एक पतंग बनाई हमने जो करीबन 7 बाई 4 की होगी, 7 फीट की थी। वायर से उड़ाया था उसको, तांबे के तार से। काफ़ी ज़्यादा तांबे के तार से उड़ाया था? मैं समझ नहीं पाया। हमारे क्या इलेक्ट्रिक की दुकान है पिताजी के, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे, तो जो एलीमीटर होते थे टीवी के वगैरह, उन सबको हम तोड़ तोड़ के उसमें से तार निकालते थे लंबा लंबा, फिर उससे हम वो फिरकी भर देते थे पूरा। और पतंग के अंदर टाइमिंग सिस्टम था कि इतने टाइम के बाद ही वो विस्फोटक एक्टिव होगा, और उसके लिए हम सिंपली एक धागे का उपयोग करते थे। एक धागा मेरे पास में रहता था, एक रहता था पतंग में। वो धागा क्या होता है कि जो कॉटन होता है, कॉटन एक बार जल जाए तो फिर बूझता नहीं है, वो जलता ही रहता है। आमतौर से हमारे घर पे ऐसे धागों का इस्तेमाल किया जाता है, और पता नहीं होगा शायद कि वो बूझता नहीं है। तो क्या होता था कि एक फ़िक्स टाइम पे एक फ़िक्स साइज़ का धागा पतंग में रहता था, एक मेरे पास रहता था। मुझे पता है कि वो कब ब्लास्ट होगा, क्योंकि मेरे पास में टाइमर रहता था। इसी टाइम के हिसाब से वो टाइम चलता था। आपने पहले कैलकुलेट किया होगा ऐसा? पहले मैंने उस चीज़ को कैलकुलेट किया था। फिर पतंग हवा में करीबन 1 किलोमीटर ऊपर थी, काफ़ी ज़्यादा, 1000 मीटर की हाइट पे होगी। वो जो ब्लास्ट हुई तो आसपास में उड़ने वाली पतंगें भी फट गई,
उसकी ध्वनि से। तो उस जो आप बता रहे हो तांबे का वो जो वायर वगैरह बता रहे हो, तो वो कैसे हवा में उड़ना पॉसिबल रहा? एक धागे का भी तो इतना वो भार होता है, उसकी वजह से वो पतंग इतनी हवा में नहीं जाती है। तांबे के तार को लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि पतंग भी इतनी बड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर जो सामान और ये जो डाला हुआ था वो भी करीबन 250 ग्राम था। जितना पतंग का वेट नहीं होता उससे काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। तो आपने कैसे टैकल किया उस वक्त? अब एक मैं बताऊं तो मैं पतंग उड़ाने में मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ। मेरे कई बार ये आते उंगलियां कट जाती है और मैं उड़ाता भी बहुत कम, मकर संक्रांति में भी बहुत कम उड़ाता हूँ। तो आपने उस वक्त उड़ाया तो वो तार लग भी तो रहा होगा आपके हाथों में वगैरह? नहीं, हमने तार को हाथ में नहीं पकड़ के रखा था। हमने उस फिरकी को ही ऐसी जगह पे सेट कर दिया था जिसको हम पकड़ रहे थे और रिलीज़ कर रहे थे, पकड़ रहे थे और रिलीज़ कर रहे थे। पतंग अपनी जगह से हिल के किसी के मकान के ऊपर ना गिर जाए, इसके लिए हमने उसके पीछे 300 फीट लंबी पूँछ लगा रखी थी ताकि उसका वजन बना रहे और वो मतलब एक जगह से अपनी जगह से हटे और कहीं गिरे ना। और काफ़ी अच्छी उड़ी थी वो पतंग। और फिर ब्लास्ट हुआ तो मेरी पतंग तो मेरे को मिली नहीं, आसपास में उड़ने वाली फट गई पतंगे। पिताजी ने उठ के मेरे को एक झापट मारा ज़बरदस्त। उनको पता था सब चीज़ें, ऐसी हरकतें यही होती है। मतलब कोई तो पतंग काटता है, आपने पतंग ही फाड़ दी, उड़ा दी ऐसा? मेरी पतंग काटने वाला खुद अफसोस में होता था कि 10 जन की कोशिश करके गए, कटी क्यों नहीं। पता नहीं होता था ना कि तार है। ऐसा होता। बहुत ही सरप्राइजिंग। और इन्हीं की वजह से लोगों ने आपके, मैंने जैसे अभी आया देखा समझा तो बहुत से लोगों ने आपके मोबाइल नंबर भी, कहीं किसी ने लिखा हिम्मत हवाई जहाज, किसी ने और क्या लिखा हुआ है, अलग अलग इस प्रकार से नाम भी आपके रखे। वैसे किस नाम से जानते हैं आपको यहाँ पर? मेरे को आमतौर से तो लोग यूँ वैसे हिम्मत कह के ही बुलाते हैं, गांव में बड़े बुजुर्ग हिम्मत कह के बुलाते हैं। सहपाठी और सहयोगता मेरे को HRM कह के बुलाते हैं। मेरे चैनल का नाम है HRM। आपका चैनल है, दर्शकों आपको बता दूं कि इनका जो यूट्यूब चैनल है HRM आइडियाज़ के नाम से है। तो वहाँ पर जाकर आपको ये अगर साइंटिफिक लैंग्वेज है, कोई चीज़ें बात समझ में नहीं आ रही है तो ये कुछ ही दिनों में उस पर बहुत सी वीडियो बनाने वाले, बहुत सी जानकारी देने वाले, जिससे आपको ये पता भी चलेगा और शायद आप जो इन्वेंशन बनाओगे उनके बारे में वीडियो भी आप उसके ऊपर डालोगे। अभी चैनल तो नया नया है, वीडियो भी अभी अपलोड करेंगे, 1-2 वीडियो करे हैं और भी करेंगे। और इन इन्वेंशनों के बारे में बताएंगे कि जैसे ये ग्लाइडर है, मान लो कि मैंने ग्लाइडर बनाया, अब ये ग्लाइडर किस काम में आता है, इसका उपयोग, वास्तविक उपयोग क्या है, आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बनता कैसे होगा, ये काम कैसे कर सकता है, आप इसको उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। अब कोई भी सामान्य आदमी तो ये सोचेगा कि नहीं यार ग्लाइडर वगैरह उड़ाना हमारा ज़िंदगी में कहाँ है, हमको कहाँ हवाई जहाज वगैरह बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इतना बनाना तो नहीं, लेकिन वो उड़ाना सीख जाएंगे जैसे आप उड़ा रहे हो वगैरह, क्योंकि निश्चित है कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग तो चाहिए, बिना ट्रेनिंग के तो कोई उड़ा नहीं पाएगा इसको। फिजिकली ट्रेनिंग इसकी चाहिए जो कि मैंने ले रखी है। मैं साइंटिफिकल माइंड से हूँ तो मैंने खुद ही वो चीज़ें सीख ली। मुझे पता है कि इसके साथ में क्या क्या हरकतें करवानी है। मैं तो वो ग्लाइडर भी बना सकता हूँ जो भी दुनिया में बनी ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मेरा अभी सोचा है मैंने, इतना छोटा ग्लाइडर बनाना है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बनेगा क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं 45-46 हूँ, तो मैं इतने छोटे ग्लाइडर के अंदर भी उड़ सकता हूँ जो दुनिया का सबसे छोटा ग्लाइडर होगा। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से मैं इंडिया में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी ये चीज़ की है और हमारी भी ये दुआ है कि अतिशीघ्र आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी पूरा करो और ऐसा भी आगे जो आप और इन्वेंशन बनाने जा रहे हो उनमें भी सफल बनो। तो आपने आपका सपना तो पूरा कर लिया कि हवा में उड़ना है और आप उड़ भी गए, लोग इसको कैसे कर सकते हैं और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसी को लेकर आपके? मेरी प्लानिंग इसको इंडियन आर्मी को लेकर थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पहले कभी आर्मी में हुआ करता था अपने पिछले जन्म में, आज भी मैं आर्मी के लिए ही काम कर रहा हूँ। ये डिवाइस वैसे आर्मी के लिए ही है। जैसे कि मैंने बताया कि हिल पे ड्यूटी करने वाले आर्मर्ड जो हैं, सैनिक जो हैं, वो ऊपर से अगर अकस्मात किसी के साथ में आतंकवादियों से वगैरह मुठभेड़ हो जाए और कोई सैनिक अगर घायल हो जाए, उनको वहाँ से लेकर तुरंत ही निकलना है तो आपको किसी पगडंडी से ही नीचे उतरना पड़ेगा पहाड़ से, और ऐसे में समय भी लग सकता है और जनहानि भी हो सकती है। अगर आप वहाँ से उड़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उससे 12 गुना दूर जितना हाइट पर हैं, आप इतना दूर भी जा सकते हैं, आप चाहे जहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आप उसको टर्निंग भी कर सकते हैं। आपको जिधर टालना है, जितना टालना है, जितना ऊपर जाना है, जितना नीचे आना है, वो सब कुछ ग्लाइड इसके साथ में आप हरकतें कर सकते हो। तो कहीं भी सेफली आपको जहाँ पे लैंड होना है, जहाँ कैंप पे आपको लैंड होना है, वहाँ पे आप लैंड भी हो सकते हैं। तो ये तो एक हो गया गवर्नमेंट के काम में कि आर्मर्डों के ये इस तरीके से काम आ सकता है, सैनिकों के। दूसरा है कि ये एडवेंचर आजकल ये अपने जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहाँ पे जैसे कुल्लू मनाली में वगैरह एडवेंचर हो रहे हैं, वहाँ पे ये फ़न फ्लाई के रूप में भी काम आ सकता है। लेकिन इसके कुछ विशेष प्रकार हैं, वो है जैसे आपातकालीन स्थितियाँ,
बाढ़ आ जाना, आग लग जानी, ऐसी चीज़ों में से लोगों को अगर बाहर निकालना है, जैसे को पानी में डूब गया मान लो, उसको बाहर निकालना है, तो ये ग्लाइडर क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकता है। आप जितना स्पीड से पैदल चलते हैं ना, इतना स्पीड से ये हवा में चल सकता है। ऐसा करना सिर्फ इस ग्लाइडर के लिए ही है, ग्लाइडर ही ऐसा कर सकता है। बाकी जैसे हवाई जहाज वगैरह देख लो, पॉसिबल नहीं है। होते हैं कुछ विशेष प्रकार के हवाई जहाज होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेबल होते हैं। अब ग्लाइडर इतना स्लो चल सकता है, पानी में डूबे हुए आदमी को रस्सी फेंक के, उससे रस्सी पकड़वा के, उसको खींच के उठा के भी ले जा सकता है, क्योंकि ग्लाइडर 500 किलो तक लिफ्ट कर सकता है। आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग हो सकता है। दूसरा, फार्मिंग के काम में भी आ सकता है। जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं, एक बार खेती करने के बाद में जब फसल थोड़ी सी ज़मीन से बाहर निकलती है 2-4 फीट, फिर उनको छिड़काव की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कीटनाशक छिड़काव भी होते हैं उसके। वैसे ड्रोन मिलते हैं मार्केट में, 7-8 लाख रुपए उनकी वैल्यूशन है मार्केट में। तो इतने महंगे ड्रोन्स और कम लिफ्टिंग, उनकी ज़्यादा लिफ्टिंग भी नहीं है। अपने साथ में 5-7 लीटर रखते हैं, 5-7, 10-20 लीटर भी रखते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये करीबन 500 किलो उठा सकता है। और इसमें आदमी घूम भी सकता है, आदमी ऊपर से छिड़काव भी कर सकता है, और ना ही कोई चार्जिस सिस्टम। एक इलेक्ट्रिक पावर रहेगा जिससे आप अपने पूरे खेत के छिड़काव भी कर सकते हैं और लंबे समय तक हवा में उड़ भी सकते हैं। जैसा कि न्यूज़ भी सुनने को अगर मिल रही है, तो ये ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ये क्या कुछ चीज़ें हैं, तो इसका नुकसान भी हो रहा है, ये जो डिवाइस वगैरह है इनका, ऐसा कुछ? देखो, जहाँ तक ड्रोन्स का देखा जाए, आजकल आर्मी इसका उपयोग करती है, हथियार भी इसमें यूज़ होते हैं। ड्रोन में आजकल तो गन भी लगती है, गन से फायर भी होते हैं, और उसके अंदर कैमरा लगा हुआ होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ओसामा बिन लादेन को जब पकड़ा था, तो वो एक छोटे ड्रोन के माध्यम से ही पकड़ा था। जिस जगह पे वो रहता था, वहाँ पे इतना छोटा सा डिवाइस घुसा था कि वो उसको देख के कोई कहेगा ही नहीं कि ये ड्रोन मतलब उस पर कैमरा लगा हुआ था? हाँ, उसमें कैमरा लगा हुआ था। तो ड्रोन्स के जहाँ तक बात है, इतने छोटे छोटे भी डिवाइस हैं ड्रोन्स के, जैसे मक्खी। आपके पास में मक्खी आके बैठेगी, आप क्यों सोचेंगे उसके बारे में कि मक्खी, आप इतना नोटिस थोड़ी करेंगे कि वो शूट करके चला जाएगा, आपकी वीडियोग्राफी करके चला जाएगा, आपका रिकॉर्ड करके चला जाएगा। आजकल तो इतने सूक्ष्म ड्रोन भी बन गए हैं जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते। अभी मैंने पढ़ा था न्यूज़ में, करीबन साल भर पहले की बात है, तो नासा के साइंटिस्टों ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो दिखता भी नहीं आंखों से, माइक्रो ड्रोन है वो, इतना सूक्ष्म है। तो ड्रोन्स के भी काफ़ी बेहतरीन उपयोग है, बनाएंगे हम भी फ्यूचर में ड्रोन्स बनाएंगे। और आपके लिए भी ये समस्या, जैसे कि इस प्रकार की अगर वैज्ञानिक बात, तो अंतरिक्ष में जो यंत्र वगैरह जो भेजे जाते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह सारे कुछ चीज़ें, तो उनके लिए इसरो वगैरह है, नासा है, ऐसी कोई वैज्ञानिक जो सारे कुछ अलग अलग संस्था है, अलग अलग इन्वेंशन के लिए। तो आप किसी संस्था से जुड़ेंगे भविष्य में, ऐसा कोई एग्जाम पास करके वहाँ पर जाने का विचार है, या फिर खुद का ही कुछ कंसेप्ट बनाना है? इन सारे कुछ डिवाइसों को आपको लाना भी तो है, अगर बिजनेस के लिए लाओ या बाकी चीज़ों के भी लाओ, वो पूरा स्टेप क्या रहेगा, प्रोसेस क्या है? देखिए, उम्मीद तो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी तो गवर्नमेंट में मेरे को काम मिल सकता है। जैसे इसरो देख लो, किसी कंपनी में देख लो, या फिर प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, जिस बेस से मैं अच्छा कार्यरत मैं जहाँ पर रह सकूँ, जहाँ पे मैं अच्छी अपनी भूमिका निभा सकूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ और अच्छे काम कर सकूँ, देश का नाम कर सकूँ, तो ऐसी अगर मेरे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है भविष्य में, क्योंकि मैं अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है मेरा, अच्छा 10 पास, उनमें जैसी बड़ी बड़ी ये संस्था है उनमें क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ, जहाँ पर डिग्री चाहिए होती है, जिनको लगता है कि नहीं डिग्री काबिलियत रखती है, तो मैं उन पर एक तरीके का ये भी हूँ कि डिग्री काबिलियत नहीं रखती, वो प्रैक्टिस का मायने रखती है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। तो मैं अपना खुद का बिजनेस भी है, जैसे मान लीजिए कि मैं ये ग्लाइडर वगैरह बनाता हूँ, तो मैं उड़ने वाले खिलौने, सभी प्रकार के उड़ने वाले संसाधनों के बारे में अपना अच्छा पकड़ अच्छी है। तो जैसे ड्रोन्स हैं, ग्लाइडर्स हैं, हैंग ग्लाइडर्स है, पैरामोटर है, छोटे प्लेन हैं, इसमें उड़ने वाले खिलौने हैं, ऐसे खिलौने जो इंडिया में शायद मैन्युफैक्चर नहीं होते, जैसे बड़े बड़े प्लेन हैं जो रिमोट से चलते हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के लिए लिफ्टिंग के काम में भी आते हैं, जैसे दवाई में खेती के छिड़काव में भी आते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ों के काम में भी आते हैं। और तो देखेंगे, खुद का भी करेंगे, या फिर अगर गवर्नमेंट मेरे को कहीं स्टेप देती है तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा देश के लिए। आप इन दर्शकों से क्या चाहते हैं जो द पब्लिक वॉइस से जुड़े हुए हैं, और बाकी भी जो दर्शक इस पूरा हमारा जो इंटरव्यू है इसको देखेंगे, तो आप दर्शकों से क्या चाहते हैं कि आपका जो ये जो सपना है, जो सपना आपका भी और ये सपना लोगों का भी सपना है, और लोगों को भी बहुत सी समस्याओं का समाधान करेगा, इसमें आपको लोगों से क्या आस है कि लोग आपको किस प्रकार सहायता कर सके? देखो, लोगों से तो यही उम्मीद है कि ख़ास तौर से जो यंग हैं,
आज के जो नए यंग हैं जिन्होंने अच्छी डिग्रीज करके रखी है, अच्छी पढ़ाई करके रखी है, जिनके पास में किसी बिज़नेस को लेकर या फिर किसी काम को लेकर कोई ख़ास पकड़ नहीं है उनके पास में, और उनके पास में ऐसा कोई ठीक आइडिया भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन बिज़नेस के आइडियाज़ नहीं हैं। तो शायद हो सकता है कि मैं उनको उनके जैसा कोई अच्छा सा आइडियाज़ दे सकूं। तभी आपने चैनल का नाम जो है HRM आइडियाज़ लगा। कि वो सारे मेरे आइडियाज़ हैं। जैसे मैं लगभग सभी जानकारियों में अच्छा कोशिश करता हूँ। सामने वाला अगर मेरे को बताए कि मेरे को कोई ऐसा बिज़नेस करना है या फिर कोई ऐसा डिवाइस चाहिए, तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ और उस चीज़ को सक्सेसफुल करता हूँ। वो चीज़ अगर सक्सेसफुल होती है तो मैं सामने वाले को बताता हूँ कि इस हद तक सक्सेस हो गई है, इस तरीके से वर्क करता है। मैं आइडियाज़ दे देता हूँ एक काम करने का। और अगर कुछ यंग लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ऐसे काम करने हैं, जिनके ऐसे सपने हैं हवा में उड़ने के वगैरह, तो मैं उनको काफ़ी अच्छे। ये तो सपना किसका नहीं होगा, ये तो हर किसी का सपना होगा फिर। हवा में उड़ने का सपना, लेकिन हर कोई पूरा भी तो नहीं कर पाता। जो दिल में ठान लेता है कि मुझे ये करना है, सपना काफ़ी सारे लोगों का है सर, सबको हवा में उड़ना है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता। हर कोई प्लान में थोड़ी बैठ सकता है, हर किसी का सपना होता है। जिसका प्लान नहीं होता पूरा, वो प्लान में नहीं बैठ पाता। वो पूरा प्लानिंग से काम करना पड़ता है। वो अगर मेरे को कोई ऐसी सहायता मेरे को पूछे कि मेरे को छोटा भाई समझ के अगर कोई पूछ ले कि भाई मेरे को ये काम करना है या फिर ऐसी डिवाइस बनाना है या फिर कोई ऐसा बिज़नेस करना है कि भाई ऐसा ड्रोन बेचेंगे या फिर और भी ऐसे कोई नए डिवाइस बनाने जो रोज़मर्रा के काम में आते हो, या फिर बिज़नेस करना है, तो मैं उनको अच्छी सलाह दे सकता हूँ इस मामले में। तो उनका काम भी चल सकता है और आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। हो सकता है वो खुद की चैनल्स भी चला सकते हैं, उस पर काफ़ी चर्चित भी हो सकते हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप हिम्मत भाई के पास में आकर आप आइडिया भी ले सकते हो, और अगर आप इनका जो इन्वेंशन है पैराग्लाइडिंग के बारे में, उड़ने वाली डिवाइस बनाने के बारे में, आप सपोर्ट भी कर सकते हो और इनके साथ, इनकी टीम में आप साथ में भी रह सकते हो, जिससे आप बिजनेस का भी भाग बन सकते हो। ये भी है। और वो कुछ आपके इस विषय के बारे में, इन आविष्कारों के बारे में कुछ रह गया हो, कुछ ऐसी बातें जो बतानी हो तो आप बता सकते हैं। वैसे मैं लगातार रिसर्च करता रहता हूँ, तो एक के बाद में एक चीज़ें बनाता रहता हूँ। बीच में थोड़ा तबीयत में वीकनेस होने की वजह से मैंने अभी पैराग्लाइडर को बनाना थोड़ा मेरा लॉन्ग हो गया था। इसको 1 महीने में बनाना था और 4 महीने लग गए, क्योंकि शुरुआत में तो मेरे को ऐसा लगा था कि बड़ा आसान रहेगा, लेकिन इतना आसान रहा नहीं। जगह को लेकर, मटेरियल को लेकर, मटेरियल भी बड़ा परचेज़ करना महंगा पड़ गया था। पैराशूट का कपड़ा है, बहुत अच्छा है, नायलॉन है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। 500 किलो का, मतलब 500 किलो की थ्रस्ट को झेल सकता है। ये सारी चीज़ें, ये क्या काम करता है, किस हद तक काम कर सकता है, ये मतलब यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं डाल दूंगा इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पे। इससे रिलेटेड भी क्या चीज़ है, कैसे बन सकती है, और क्या क्या नए नए आइडियाज़ से नए नए बिज़नेस कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकली जो लोग आके मिलते हैं उनको तो आइडियाज़ मिल ही जाते हैं, बाकी को चैनल से मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं प्रोडक्ट बेस पर भी काम करता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, अभी मेरे रिसर्च चल रहे हैं, वो एडवेंचर क्राफ्ट को लेकर है। एडवेंचर क्राफ्ट में जिप लाइन हो गई, पैरामोटर हो गए, पैरासेलिंग हो गए, और मेरे कुछ खुद के पर्सनल रिकॉर्ड जो बनाने हैं उन पर भी कर रहा हूँ। आपने सुंदा माता में जो ये पैराग्लाइडर आपने ऊपर जो पीछे की तरफ जो दर्शकों दोहरा है, आप अगर सुंदा माता यहाँ पर गए होंगे तो वहाँ पर जो आपने ये बनाया है जो पैराग्लाइडर, फिर आपको किसी ने वहाँ पर कहा, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि मुझे किसी ने कहा, तो वो किस बारे में बताया कि दोहरे पर वापस कैसे चढ़ा जाए, इस बारे में? नहीं, वो मैं जब छोटा था तब स्कूल के कैंप से एक बार मैं वहाँ पे गया था सुंदा माता। तो वो कहते हैं कि वो जो मिट्टी है जहाँ पे लोगों की, हज़ारों लोगों की आवाजाही है, लोग रोज़ आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो भी मिट्टी नीचे आती है, नीचे उतरते हैं तो भी मिट्टी नीचे आती है, लेकिन वो भाग कभी समतल नहीं हुआ, वो दोहरा कभी समतल नहीं हुआ। तो लोगों की मान्यता है कि माता रानी का वहाँ पर प्रचा है, जिसकी वजह से वो धूल ऊपर की ऊपर रहती है और वो दोहरा भी रहता है। वहाँ पे दुकानें भी बनी हुई है ऊपर। विज्ञान कहता है कि हवा के थ्रस्ट की वजह से, हवा के वेग की वजह से, कण के ऊपर कण चढ़ने की वजह से वो मिट्टी वापस वहाँ पर चढ़ जाती है। मैंने इसको यूट्यूब से सर्च करा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी ऊंचा दोहरा है। मैंने सोचा कि यहाँ से मैं फ्लाइंग करूँगा तो मैं काफ़ी देर तक फ्लाइंग करता ही रहूँगा। शुरुआत में मेरे को थोड़ा ऐसा लगा था कि घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं इतना ऊपर खड़ा था कि ऊपर से सब कुछ छोटे छोटे से दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी से इतने छोटे दिख रहे हैं, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मैंने सोचा कि अभी से सब कुछ इतना इतना दिख रहा है ऊपर से, तो उड़ने के बाद में तो मेरे ख्याल से शायद दिखेंगे भी नहीं। तो मैंने ज़्यादा हाइट पर इतना फ्लाइंग नहीं करी, थोड़ा नीचे नीचे ही फ्लाइंग करी। हाँ, पर सेकंड टाइम में जाऊँगा तब मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे रहूँगा। मज़ा बड़ा आया था, मतलब उड़ने का जो रोमांच है भाई साहब, एक बार आप भी ट्राई करके देखें तरुण जी हमारे साथ। तो ट्राई तो करूँगा, लेकिन मुझे वही डर लगता है कि मौत का डर है, मर जाएंगे, वो भी डर लगता है। और ये डर इस प्रकार से हिम्मत जी कि अभी जो पाना है मुझे,
वो नहीं पाया पाए। जैसे बहुत से मैंने इंटरव्यू की है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, लोग हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों से मिलूं जिन्होंने ऐसी दुख और तकलीफें देखी और भीड़ से अलग कुछ विशेष कर रहे हैं, तो उनकी जो जीवनी है, उनके जो काम है, उनसे और कोई मोटिवेट हो। अगर वो डरा सहमा कहीं रुका हुआ है तो उसको मोटिवेशन मिले कि यार ये कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ इन परिस्थितियों से। जैसा कि मैं एक जो इंटरव्यू जस्ट डाला है मैंने, स्नैक लवर BK, उन्होंने 7,000 सांपों का सब रेस्क्यू किया, बहुत सी गायों को, डॉग्स को बचाया उन्होंने। और उनकी परिस्थिति अगर देखे तो मम्मी पापा ने साथ छोड़ दिया था, वो उनको यहाँ से दुनिया से छोड़कर चले गए थे, वो बंदा अकेला रहा, हिम्मत जी, और उसने इतना आगे बढ़कर ऐसे काम किए। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो स्कूल टाइम में बहुत ही फेलियर थे, फिर वहाँ से निकल कर वो वहाँ से उस पद तक पहुँचे। ऐसे छोटे बड़े मैंने इंटरव्यू किए। मेरा उद्देश्य ये है कि एक बार जितना हो उतना मैं समेट सकूँ, उन लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, उसके बाद दुनिया छोड़कर चले भी जाएंगे तो दुख नहीं रहेगा। देखो, हमारे संपर्क में जितने भी पॉजिटिव लोग आते हैं, जैसे कि मैं आपका फेवरेट हूँ या फिर आप मेरे फेवरेट हैं, तो जो लोग सही हैं और जिनको हमसे मोटिवेशन है वो लोग तो हमसे जुड़ेंगे ही। और जैसा कि आपने जिनका स्नैक लवर का बताया था, जिनकी आत्मा के अंदर ताकत होती है, जिनको ये लगता है कि वो खुद को हीरो समझते हैं, वो कर सकते हैं। हीरो बनना बड़ा आसान है। आपके अंदर एनर्जी है, जो एनर्जी मेरे अंदर है, जो एनर्जी आपके अंदर है, वो लोगों के अंदर भी है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ दे तो दिया हमको। वैसे लोग ईश्वर के पास में कहते भी हैं कि ईश्वर इस बार तो मेरे को लड़का दे देना, नारियल चढ़ा दूंगा कट्टा भर के, पर वैसा होता नहीं है। ऐसी डील ऊपर वाले के साथ में मेरे ख्याल से पॉसिबल, मेरे साइंस के हिसाब से तो ऐसा होता नहीं है। साइंस के हिसाब से तो ये होता है कि जो आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। तो मोटिवेशंस तो सब स्ट्रगल से ही चालू होता है, और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। कब चेंज हो आपने जब सुंदा माता जो पैराग्लाइडर आपने उड़ाया, तो उसके बाद में आपको वहाँ के लोगों ने, व्यापारियों ने, वहाँ पर जो इतने सारे लोग हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा स्थान है, लोग घूमने भी आते हैं, दर्शन करने, उन लोगों ने आपको क्या कहा, या उस वक्त के बाद क्या जो रिएक्शन क्या रहा लोगों का? मेरे को पता था कि मेरे उड़ने के दौरान काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो मुझे लगा कि अगर मैं ज़्यादा भीड़ हो जाती है ऊपर या नीचे तो लैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने क्या करा था, अपने बैग से पैराग्लाइडर इससे पहले कि लोग ऊपर आवे, मैंने वहाँ से फ्लाइंग कर दी। उड़ने के बाद में जब लोग वहाँ पे पहुँचे ही नहीं उससे पहले, तो मैंने उसको नीचे ला के समेट भी दिया और बैग में पैक कर दिया। अच्छा रिएक्शन रहा उन लोगों का जो वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे भी हो गए थे, व्यापारी भी बहुत अच्छे थे, उनको भी कुछ व्यापार करना है, तो उसके लिए मैं वहाँ पर एक बार वापस विज़िट करूँगा भी उनसे। किस बारे में व्यापार? उनको कुछ ऐसे लिफ्ट वगैरह चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचा सके या फिर लोगों को पहुंचा सके। किस जगह से कहाँ? वहाँ पर धोरे की तरफ ही? हाँ, जो वो बड़ा धोरा बना हुआ है ना, अब वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को चढ़ने में परेशानी होती है। मेरे को भी चढ़ा तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, मैंने भी 2 बार बीच में रेस्ट लिया है। काफ़ी ज़्यादा हाइट है, लोग वहाँ से चढ़ के ऊपर का जो व्यू दिखता है वो बड़ा शानदार होता है, लेकिन उस व्यू तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को मैं ईजी करना चाहता हूँ। वहाँ के व्यापारी भी इसमें सहमत हैं, मेरे को मिले भी थे और मेरी बात भी हुई है, इस पर मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। आपको कितना विश्वास है कि आप ऐसा कोई डिवाइस बना दोगे कि जो सुंदा माता नीचे दौरे से ऊपर की तरफ जाएगा, और क्या आप बनाओगे ही ऐसा कोई? देखो, मेरी आत्मा तो कहती है मैं सुई से लगाकर हवाई जहाज तक के सारे ठेके ले सकता हूँ लेकिन प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा, समय और इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा लगेगा। दुनिया की 2 सबसे कीमती चीज़ें समय और पैसा, ये इसमें लगानी पड़ती है। समय और इन्वेस्टमेंट आपके पक्ष में रहा तो ये भी आविष्कार हो जाएगा जो सुंदा माता के वहाँ पर जो है ये। हाँ, बहुत जल्दी। हाँ, सुंदा माता का बहुत जल्दी करेंगे, और इसके लिए अभी भी से मैंने प्रोजेक्ट करना चालू कर दिया है, बहुत जल्दी उसको कंप्लीट भी करेंगे। अभी एग्जैक्ट किन किन प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो वर्तमान में? अभी फ़िलहाल मैं एडवेंचर पे कर रहा हूँ, जैसे लिफ्ट है, क्रेन है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचना है, जिप लाइन है, फन फ्लाई है, एडवेंचर के यूज़ में जितने भी आने वाले सिस्टम्स हैं वो सभी प्रकार के, और प्रोडक्ट बेस पर छोटी मोटी चीज़ें, जैसे नए नए प्रैक्टिकल आविष्कार मैं करता रहता हूँ। एक नया अभी बनने बेल्ट बनाया है, मार्केट में अपन ने लॉन्च नहीं करा है। केमिकल डालने के पश्चात लोगों का ये कहना था कि उससे टायर के अंदर थोड़ा जंग लगने की संभावना रहती थी, कलर वगैरह फेड हो जाता था रिंग का। तो मैंने सोचा कि लिक्विड का एक बेल्ट बना देते हैं जो लेयर टायर की इंस्टेंटली वर्क करेगी। एक बेल्ट अपन ने बनाया है जो टायर के अंदर अपन लगाते हैं, चिपकाते हैं, मतलब एक रेडीमेड बेल्ट मिलेगा आपको। एक साइड से आप उसके लेयर निकालेंगे प्लास्टिक की तो चिपचिपाहट वाला फील है, वो टायर के अंदर फ्लैट वाले भाग में चिपक जाएगा। फिर दूसरा लेयर निकालना है, लिक्विड लेयर अंदर रहेगी, फिर टायर को फिट कर दो, हवा भर दो, उसके बाद में आप उसमें कितने भी खीले वगैरह ठोको, वो कभी ना तो पंचर होना है ना कभी उसकी हवा निकलनी है। आप गर्मी में
आपको अगर कहीं एडवेंचर करने जाना है, ऐसी बाइकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिनके अंदर वो लिक्विड लेयर लगी हुई है कि वो पंचर तो होगा नहीं, आपको कहीं रास्ते में रुकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ों को आपको देखना है, जैसे फ्यूल वगैरह वगैरह। टायर का तो मैंने कर दिया, बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचूंगा। अंत में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? अंत में लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जैसे ऐसे मैं इन्वेंशन तैयार करता हूँ, ऐसे इन्वेंशन तो मेरे पास में है, काफ़ी सारे हैं। ऐसे कई सारे डिवाइस भी हैं जिनको अगर मार्केट में लॉन्च करें तो लाइफ ईजी हो जाए, या फिर ग्रेट ऑफ द आइडिया ऑफ बिज़नेस हो जाए। तो जिनको यंग को बिज़नेस करना है उनको एक बार ज़रूर मिल लेना चाहिए, उनके लिए अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और उसके अलावा समाज का नाम हो जाएगा, देश का नाम हो जाएगा अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ तो। लेकिन इस काम के लिए अगर किसी का सपोर्ट रहता है, क्योंकि फाइनेंशियली मेन दिक्कत रहती है। समय जो मेरा ज़्यादातर जो व्यस्त हो रहा है, ज़्यादातर समय जो मेरा जा रहा है वो फाइनेंस को लेकर जा रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ों को साथ में चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी में मैकेनिकल डिवाइस पे काम कर रहा होता तो इतना मुश्किल नहीं था, पर एरोमेटिक सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उड़ने वाले संसाधन। एक बार क्या है कि मैं इतनी, मेरी पढ़ाई नहीं है, इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि एकदम एकाएक एक चीज़ को समझ लूँ। हालांकि प्रैक्टिस 18 साल की है, इसलिए सब कुछ फटाफट से हो जाता है। अब अगर मेरे को ग्लाइडर बनाना हो तो मेरे को ग्लाइडर बनाने में सिर्फ 7 दिन ही लगेंगे। 7 दिन में मैं 2 ग्लाइडर बना सकता हूँ। एक तो मेन ग्लाइडर, दूसरा आपातकालीन ग्लाइडर, जो कि आप उड़ते वक्त अगर कुछ परेशानियाँ हो जाती है ऐसी कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, कब मेरे को नीचे उतरना है, घबराहट हो रही है, उल्टियाँ हो रही है, ऊपर जाके अगर कुछ ऐसा फील हो जाए तो बस आपको एक सिंपली एक रस्सी खींचनी है, वो ग्लाइडर नीचे आ जाएगा, दूसरा ग्लाइडर खुलेगा, वो आपको धीरे धीरे सीधा नीचे पहुंचा देगा, शांति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विदाउट किसी भी जन हानि के, खराच तक नहीं आएगी, नीचे उतर जाएंगे। जनता अगर अपन को सपोर्ट करती है और इन सब चीज़ों से इंस्पायर होते हैं तो बेहतर रहेगा सबके लिए, और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा बेहतर रहेगा कि मुझे देश की सेवा या फिर समाज की, अपने एरिया की सेवा करने का मौका मिले। मैं तो काम ही करना चाहता हूँ, बस काम हाथ में हो तो बस काम ही काम हो, बस ये चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ हिम्मत राज, जिन्होंने हिम्मत की और भीड़ से अलग कुछ करने का सोचा, इनके जीवन के बारे में इन्होंने पूरा बताया कि कैसे कक्षा 10 तक पढ़ाई की, कक्षा 11 में आए और शुरू से इनको रुचि थी कि कुछ अलग करना है। मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में, एरोमेटिक सब्जेक्ट के बारे में, जो उड़ने वाला जो सपना बताया, उस सपने को भी इनको पूरा करना था। तो उसको लेकर छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने बनाई, जो है जैसे टायर में पंचर नहीं हो उस बारे केमिकल की बात हो, या जो पतंग उड़ाने की बात हो, या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो, या पैराग्लाइडर के बारे में हो। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में लंबा समय देने के बाद में इनको सफलता हासिल हुई। अब आप सभी का काम यही है कि ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं, इनका जो यूट्यूब चैनल है HRM आइडियाज़ के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें और जुड़े रहे। बहुत जल्द, अभी तो उस पर इतना कंटेंट नहीं है, बहुत जल्द उन पर बहुत सी आइडिया, बहुत सी विषय जानकारी मिलेगी। और जो नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो और इनसे बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, और इनको पूरा आप अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। इनके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाए और प्यार दे। द पब्लिक वॉइस के साथ में जुड़ने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और भी नए विचित्र और मज़ेदार इंसानों से आपको इंटरव्यू करवाएंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, और उनका जीवन आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, ये काम करने के लिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। कैमरामैन सैलिस मौरेसी के साथ में मैं तरुण कुमार, द पब्लिक वॉइस के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।